हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद वैष्णवी झा। सो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 5 ज्योग्राफी का कंप्लीट किया था विच वाज सेकेंडरी एक्टिविटीज़, और इस लेक्चर में हम टर्शरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ की बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। देखिए क्या है इसमें टर्शरी एक्टिविटीज़ का। अगर मैं आपको ओवरऑल बैकग्राउंड दूं तो टर्शरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी को आगे लेके जाती है, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और इस सेक्टर में जैसे हो गया आपका एजुकेशन हो गया, तो एजुकेशन आपको दी जाती है, एक सर्विस है जो आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई। तो ये सब क्या है, सर्विसेज हैं। तो ये किसका पार्ट हुई, टर्शरी सेक्टर का पार्ट हुई। तो हमें ये देखना है कि टर्शरी एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, उन्हें किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और क्वाटरनरी एंड सेमक्विनरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। व्हेन यू फॉल इल यू गो टू योर फैमिली डॉक्टर और यू कॉल अ डॉक्टर। जाहिर सी बात है, बीमार होते हैं तो डॉक्टर को बुलाते हैं। समटाइम्स योर पेरेंट्स टेक यू टू अ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। आपके पेरेंट्स आपको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। वाइल इन स्कूल यू आर टॉट बाय योर टीचर्स। इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट लीगल ओपिनियन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए लॉयर। तो एक लॉयर से हम लीगल ओपिनियन लेते हैं जब भी कोई ऐसी डिस्प्यूट वाला कोई भी इशू होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसके लिए अगर हमें लीगल कंसल्टेंसी चाहिए होती है तो हम लॉयर्स को कंसल्ट करते हैं। तो ये सब जो लॉयर हो गया, जो टीचर हो गए, जो डॉक्टर्स हो गए, ये सब क्या दे रहे हैं, हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दे आर प्रोवाइडिंग अस सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ सम मनी, सम फी। तो वो चीज़, ये जो गिव एंड टेक है कि फी दीजिए और सर्विस लीजिए, इसी को टर्शरी एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है। लाइकवाइज देयर आर मेनी अदर प्रोफेशनल्स हु प्रोवाइड देयर सर्विसेज अगेंस्ट पेमेंट ऑफ देयर फी। पेमेंट ऑफ फी के अगेंस्ट वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दस ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज आर स्पेशल स्किल्स प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। तो क्या होता है, पेमेंट के एक्सचेंज में आपको सर्विसेज मिलती है। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाता है, क्या क्या आ जाता है, हेल्थ एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस एंड रिक्रिएशन एसेट्रा। ये सारे रिक्वायर प्रोफेशनल स्किल्स। अब देखिए, कोई अगर टीचर है, कोई अगर पढ़ा रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं पढ़ाने बैठ गया। या तो उसको उस चीज़ की नॉलेज है तब वो पढ़ा रहा है, उसके पास उस चीज़ की डिग्री है तब वो पढ़ा रहा है। मतलब किसी के पास भी अगर वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन या वो स्किल होगा तभी वो पढ़ा पाएगा। कई लोग के पास नॉलेज होती है, स्किल नहीं होता। कईयों के पास स्किल होती है, नॉलेज नहीं होती। दोनों ही एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। बट अगर ये दोनों पेयर में आ जाएं तो वो पर्सन एक यूजफुल पर्सन है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है इन रिटर्न ऑफ सम फी। तो इसी को हम कहते हैं टर्शरी एक्टिविटीज। ठीक है, आगे देखिए, दीज सर्विसेज रिक्वायर अदर थियोरिटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो इसमें थियोरिटिकल नॉलेज की भी, वही मैंने आपको कहा, स्किल की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जैसे अगर कभी किसी ने पढ़ाया नहीं है और कोई एक एक्सपीरियंस टीचर है, मान लो टीचर ए है जो कि कभी नहीं पढ़ाया, उसका एकदम स्टार्ट है, फर्स्ट डे है, और दूसरा है जो कि कई टाइम से पढ़ाते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड है। तो ये बात सही है कि जो एक्सपीरियंस टीचर होगा वो एक बेटर तरीके से अपनी बात को समझा सकेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पता है बच्चों का क्या माइंडसेट होता है, या बच्चे इस चीज़ पे क्या डाउट सोचेंगे, तो उसको वो ईज करने की कोशिश कर सकता है। जबकि जो एक नया जो न्यू फ्रेशर होगा उसके लिए इस चीज़ से डील करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि उसको ये आइडिया नहीं है अभी कि बच्चे आगे क्या सोच रहे हैं या उनके दिमाग में क्या डाउट आएगा। तो मे बी ही वुड नॉट बी एबल टू कनेक्ट दैट मच। तो ये क्या होता है, स्किल और नॉलेज की अच्छी पेयरिंग विद एक्सपीरियंस, सम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब जैसे वो जो ए पर्सन है, जो नया नया एकदम अभी फ्रेशर है, वो जैसे 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 अपना प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता जाएगा, उसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में रखा जाएगा, उसे पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के लिए बोला जाएगा। तो जब वो पढ़ाते 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 बच्चों के अक्रॉस आएगा तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा, बच्चे इस सिचुएशन में ये सोचते हैं, या ऐसा डाउट उनका होता है, या उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो दी गई उससे उसको हेल्प मिलेगी टू डील विद किड्स। नाउ सी,
इसीलिए क्या होता है, कोई भी जॉब जब होती है तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, चाहे किसी आप इंडस्ट्री में काम करें, चाहे आप किसी MNC में काम करें, चाहे आप किसी गवर्नमेंट फर्म के लिए काम करें। बट जब आपका अपॉइंटमेंट होता है तो एकदम ही आपको नहीं डाल दिया जाता है कि एकदम स्टार्ट हो जाओ अपना काम करना, बिकॉज नोबडी नोज कि क्या करना है। तो उनको पहले एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि वो उस काम की स्किल को सीख सके। तो ये जो टर्शरी एक्टिविटी होती है उसमें स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्किल, नॉलेज एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो स्किल जो है वो उनके पास है या नहीं, इनके स्किल और नॉलेज को पहले चेक किया जाता है, और जब वो उस चीज़ में क्वालिफाई हो जाते हैं तब उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में डाला जाता है कि अब आप ये चीज़ सीख सकते हैं, आपके पास इतना नॉलेज है, इतना स्किल है, आपको बस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सीखना है। तो ट्रेनिंग में उनको डाला जाता है और तब जाके वो अपनी सर्विसेज जो है एफिशिएंटली प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टर्शरी एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर। इसीलिए टर्शरी एक्टिविटी को हम सर्विस सेक्टर भी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करती है। मैन पावर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सर्विस सेक्टर एज मोस्ट ऑफ द टर्शरी एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड लेबर, प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स। तो ऑब्वियस ही बात है, जिसके पास स्किल होगी वो ही ये काम कर पाएगा, स्किल एंड नॉलेज। तो इस वजह से मैन पावर जो है, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टर्शरी सेक्टर के लिए, टर्शरी एक्टिविटीज़ के लिए। बिकॉज ह्यूमन है तो सर्विस है, तो सर्विस प्रोवाइड करेगा कौन, ह्यूमन करेगा। तो ह्यूमन कैसा होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, ही मस्ट हैव सम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑल्सो। नेक्स्ट, इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लार्जर प्रपोर्शन ऑफ पीपल वर्कड इन प्राइमरी सेक्टर। तो इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एकदम स्टार्टिंग होता है, तो जो पॉपुलेशन होती है, लार्जर पोर्शन ऑफ पीपल वर्कड इन प्राइमरी सेक्टर। तो क्या था, जब ये एकदम स्टार्ट हुआ था डेवलपमेंट कंट्री का, किसी भी कंट्री का, खास करके हमारी कंट्री जैसे जो कि एग्रेरियन बेस्ड कंट्री है, जो कि पूरी एग्रीकल्चर पे मोस्टली डिपेंडेंट कंट्री है। तो इन कंट्रीज में क्या, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आई तो क्योंकि पूरा देश ही सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, तो एग्रीकल्चर को पहले बढ़ाया गया। ठीक है, कि जो चीज़ पहले अच्छे से आती है उसको हम, या जिस चीज़ पे मेजर ऑफ द कंट्री डिपेंडेंट है तो उसको पहले हम ठीक करें। तो प्राइमरी सेक्टर में पहले इंप्रूवमेंट करी गई। ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमी की अगर बात करें, द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स गेट एम्प्लॉयमेंट इन टर्शरी एक्टिविटीज एंड अ मॉडरेट प्रपोर्शन इज एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में मॉडरेट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता था। जब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये जब ग्रो करना स्टार्ट कर रही थी तो स्टार्टिंग फेज में प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ हो रही थी, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वहाँ पे टर्शरी सेक्टर का जो आप कह लीजिए कि इम्प्रूवमेंट था, या जो टर्शरी सेक्टर का इम्प्लीमेंटेशन था, वो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। टर्शरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। तो टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या आता है, प्रोडक्शन भी आता है और एक्सचेंज भी आता है। द प्रोडक्शन किस चीज़ का, प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। प्रोडक्शन का मतलब कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करना नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब है सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो वो जो सर्विस होगी, क्या होगी, कैसे प्रोवाइड की जाएगी, वो सब जो है इसमें प्रोडक्शन में आता है। द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस। और जैसे इंडस्ट्रीज सेक्टर में, यानी सेकेंडरी सेक्टर में जब भी काम हो रहा था तो वहाँ पे आउटपुट को कैसे डिसाइड किया जाता था, कितना प्रॉफिट बन रहा है। यहाँ पे आउटपुट डिसाइड किया जाता है कितने वेजेस बन रहे हैं, कितना पैसा कमाया जा रहा है। ठीक है, सर्विस के एक्सचेंज में तो वेजेस और सैलरी के बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि आउटपुट कैसा है। एक्सचेंज इन्वॉल्व्स, अब एक हो गया प्रोडक्शन जिसमें हम क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, दूसरा होता है एक्सचेंज जिसका मतलब होता है ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, बिजनेस प्रोवाइड करना। ठीक है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट करना, सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, कम्युनिकेट कर पाना। ठीक है, आज आप देखिए बिल्स वगैरह जो है ऑन मेल्स ट्रांसफ़र होता है, पहले सामान के साथ बिल भेजा जाता था। ठीक है, तो सामान खत्म तो बिल भी खत्म। अब बिल खत्म हो गया तो फिर जिस बंदे ने भेजा है उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो सब पानी पानी हो गया। लेकिन अभी क्या है, मेल का ज़माना है, तो मेल से सब कुछ विद इन सेकेंड्स ट्रांसफ़र हो जाता है कि कितना पैसा पे करना है, कितना आउटस्टैंडिंग है, क्या है नहीं है, वो सब।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो टर्शरी सेक्टर की इंप्रूवमेंट आप जो है वो देख सकते हैं, दैट आर यूज टू ओवरकम द डिस्टेंस। ये कम्युनिकेशन, ये ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को ओवरकम करने में हेल्प करता है। टर्शरी एक्टिविटीज देयरफॉर इन्वॉल्व द कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज रादर देन द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स। इसके अंदर अगर टर्शरी सेक्टर की आप बात करें तो इसके अंदर हम गुड्स की बात नहीं कर रहे, हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि क्या सर्विसेज का आउटपुट है। अगर ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जैसे मान लीजिए ये देखा जाता है कि सोसाइटी में किस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि आपको इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि मान लीजिए जैसे पहले के टाइम होता था तो जॉइंट फैमिलीज होती थी। जॉइंट फैमिलीज होती थी तो क्या होता था कि फैमिली में जैसे बच्चे बड़े करना वॉज नॉट अ बिग टास्क बिकॉज देयर वर टू मैनी पीपल टू हैंडल द किड्स एट होम। ठीक है, अभी के टाइम में क्या हुआ है कि देयर आर मोर लाइक न्यूक्लियर फैमिलीज। ठीक है, ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज है, छोटी छोटी फैमिलीज हैं, मम्मी है, पापा है, बच्चे हैं, एंड मम्मी एंड पापा बोथ आर वर्किंग। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो लिविंग अलॉन्ग विद देम, विच इज़ फाइन, बट ग्रैंड पेरेंट्स आर टू ओल्ड टू हैंडल द किड्स, राइट। तो अब क्या होता है कि अभी के टाइम पे ये रियलाइज किया गया कि सिंस द न्यूक्लियर फैमिलीज आर ग्रोइंग और द स्मॉल फैमिलीज आर ग्रोइंग, सो पीपल नीड एन ऑर्गेनाइजेशन और पीपल नीड अ सर्विस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर चाइल्ड। ठीक है, तो अभी क्या है, लोगों को ये समझ आने लगा कि यार ये तो अच्छी सर्विस है, अगर हम ये प्रोवाइड करेंगे ना वी कैन मेक मनी आउट ऑफ दिस सर्विस। वाई? बिकॉज अभी लोग जो है फैमिलीज छोटी हो रही है, तो बच्चा ध्यान रखने के लिए दे नीड समथिंग, दे नीड समबडी। तो या तो क्या हुआ है उसकी वजह से नैनी वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि दे हायर समबडी। ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग जो भी 9 बजे से 8 बजे से अकॉर्डिंग टू देयर रूटीन, रात के 9 बजे तक। तो नैनी जो है वो पूरे टाइम रह रही है, दादाजी दादी माँ जो है वो ओवर लुक करने के लिए हैं, उनको है ना सुपरवाइज करने के लिए हैं। तो वो बाहर से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं कि बच्चे का ढंग से ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, दादाजी दादी माँ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ा, है ना। बच्चा हैंडल करना इज सच अ टीडियस टास्क, तो जो उनके एज अलाउ नहीं करता है, तो वो उस चीज़ को अब सुपरवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और वो बच्चे के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। मम्मी पापा वर्किंग है तो दे कैन गो आउट टू वर्क ऑल्सो, राइट, वेरी कन्वीनियंटली। तो ये सर्विस जो नैनी प्रोवाइड कर रही है, ये सर्विस कैसे आया, ये रियलाइज किया गया कि सोसाइटी में किस चीज़ की ज़रूरत है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन नैनीज प्रोवाइड करता होगा उसको भी तो प्रॉफिट मिलता होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे इसी से क्रैच सर्विसेज भी आई, जहाँ पे बच्चा दे के चले जाते हैं एंड दे कम, जब भी उनका ऑफिस खत्म होता है बच्चा फिर वापस लेके चले जाते हैं, तो वो भी सर्विस एक होती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये रियलाइज किया जाता है कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करके वी कैन मेक मनी। ठीक है, कि सर्विस की जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, मोर लाइक बार्टर सिस्टम। वहाँ पे बस क्या हो रहा था, हम गुड्स एक्सचेंज कर रहे थे। यहाँ पे गुड्स में क्या देख रहे थे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि भाई जो तुम बेच रहे हो वही हमको चाहिए, ठीक है, या जो हमारे पास देने के लिए वही तुमको भी चाहिए। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सिस्टम है, हमारे पास पैसा है, आपके पास सर्विस है, बस ये दोनों मैच होनी चाहिए एंड देन द थिंग्स विल गो आउट वेरी कन्वीनियंटली। तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल। टर्शरी एक्टिविटीज़ का रॉ मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द वर्क ऑफ प्लमर। जो प्लमर होते हैं, जो टैप्स वगैरह ठीक करते हैं ना, पानी का काम करते हैं, वो हो गया। इलेक्ट्रीशियन हो गए, टेक्नीशियन हो गए, लॉन्ड्रर, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पब्लिशर, फलाना डिमकना, वॉट एवर, एवरीथिंग एंड एनीथिंग जो है वो इसके अंदर आ सकता है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। The main difference between secondary activities and tertiary activities is that the expertise provided by these services relies more heavily on specialized skills. तो इसमें सबसे important है expertise, कि जिस काम में आप हैं उसमें आपकी expertise होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी तो सर्विस लेगा ना कोई, वरना क्यों लेगा। ठीक है, तो वो जिसे पढ़ाना नहीं आता उससे क्यों पढ़ाएगा, जिसे तारे ही नहीं पता कौन सी है क्या है, तो वो इलेक्ट्रीशियन, उससे कौन सर्विस लेगा। तो इसलिए क्या है कि इसमें एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है, यानी हमारे पास हमारी स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस इज समथिंग जिसको बीट नहीं किया जा सकता, इट इज़ समथिंग टाइमलेस। ऑब्वियसली नॉलेज इज समथिंग जो कि एक पर्सन
आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बट एक्सपर्ट जो है वो नॉलेज से एक स्टेप आगे है, बस ये होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन अगर फ्रेशर है तो ही विल ऑलवेज परफॉर्म inferior, or he will always perform bad in comparison to somebody who is experienced. कई बार एक्सपीरियंस बंदे भी जो है वो एक फ्रेश नॉलेजेबल पर्सन के आगे उतना टिक नहीं पाते हैं, बट द थिंग इज दैट देयर एक्सपीरियंस मेक दम वाइज इनफ टू थिंक वाइजली, तो वो चीज़ एक होती है। तो एक्सपीरियंस भी इज समथिंग विच इज़ वेरी अकाउंटेबल। देन उसके बाद नॉलेज जो है वो तो ज़रूरी है ही, रादर देन ऑन द प्रोडक्शन टेक्निक्स। इसके अंदर प्रोडक्शन टेक्निक्स वाली कोई बात नहीं होती, मशीनरी, फैक्ट्री प्रोसेस, ये सब वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट सर्विस। सो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इज योर सर्विस, आप अपनी सर्विस कितनी अच्छे से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। तो बाय नाउ यू नो दैट परचेज योर बुक, स्टेशनरी फ्रॉम ट्रेडर शॉप्स, मतलब आप जो काम करते हैं उसके लिए आपको मोस्टली किसी ना किसी सर्विस की। तो यहाँ पे आप देखिए सर्विस सेक्टर में क्या है, टर्शरी एक्टिविटीज़। अब इसमें पूरा चार्ट दिया हुआ है कि क्या क्या किस किस उसमें आता है। अब अगर आप बात करें सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर में टर्शरी एक्टिविटीज़ आते हैं, ठीक है, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ आते हैं और क्विनरी एक्टिविटीज़ आते हैं। अब देखिए टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है और सर्विसेज है। सॉरी एवरीबडी, सो क्या कहते हैं, मेरे गली में थोड़ा शोर बहुत ज़्यादा रहता है कभी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। सो कभी कभी क्या होता है कि वीडियो मुझे पॉज करनी पड़ती है क्योंकि पीछे से म्यूज़िक बजता हुआ जाता है, इस वजह से। सो लेट्स कंटिन्यू। तो अब क्या है, टर्शरी एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया है ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज, 4 कैटेगरीज में। अब इसके अंदर देखिए होलसेल ट्रेड है। ट्रेड अगर कॉमर्स की बात करें तो एक होलसेल ट्रेड होता है, एक रिटेल ट्रेड होता है। होलसेल ट्रेड ना बल्क में किया जाता है, मतलब आप एक साथ बहुत सारा सामान खरीदते हैं। तो जनरली जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं ना वो होलसेल से खरीदते हैं, बिकॉज उनको वो रेट के हिसाब से वो सस्ता पड़ता है। अगर हम भी जाके होलसेल से खरीदेंगे तो खरीद सकते हैं, बट वी कांट बाय 1 किलो पोटैटो दे दो, टमाटो दे दो, उससे वो 1 किलो में नहीं डील करते हैं, दे डील इन अ लार्ज अमाउंट, है ना, कि आप 10 किलो लो, 15 किलो लो, तो फिर उनके लिए वो फायदेमंद है, तो वो वैसे लेते हैं। तो होलसेल जो है वो बल्क में डील करता है। रिटेल पर्सनल ट्रेडिंग होती है, मतलब जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना काम कर रहे हैं, तो वो रिटेल में आता है। देन उसके बाद अर्बन सप्लाई हाउसेस और रूरल। अब देखिए चाहे होलसेल हो चाहे रिटेल हो, वो अर्बन एरिया में भी काम करेगा, रूरल एरिया में भी काम करेगा। अर्बन एरिया की अगर बात करें तो चेन स्टोर्स होते हैं, मेल ऑर्डर्स होते हैं, है ना, उसके बाद कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर्स होता है, पीडीएस शॉप्स होती हैं। पीडीएस आपको पता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स, जहाँ पे कि सामान बहुत ही राशन कार्ड के बेस पे मिलता है, तो वो आपका पीडीएस शॉप्स हो जाते हैं। मेल ऑर्डर में टेलीफोन और इंटरनेट आ जाता है ना। आज के टाइम में तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हैंडी चीज़ है मेल और इंटरनेट, खास करके इंटरनेट। वाई, बिकॉज वी डू ब्लिंकिट और ये अमेज़ॉन, तो ये सब जो है वो इंटरनेट से सर्विस हमें मिलती है। देन उसके बाद आ जाता है, और ये रिटेल ट्रेडिंग है, बिकॉज वी परचेज अकॉर्डिंग टू आवर पर्सनल रिक्वायरमेंट, राइट। देन ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो 4 तरीके के ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, रेलवे, रोड, वाटर, एयर। तो उन चारों को यूज़ करके अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। देन उसके बाद वाटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनलैंड और ओशियानिक, ठीक है। उसमें पैसेंजर सर्विसेज हो सकते हैं या कार्गो सर्विसेज हो सकते हैं, तो वो अलग है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की बात करें तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो एक तरीके का कम्युनिकेशन है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल, ये सब। अब टेलीकॉम में लैंडलाइन, मोबाइल, ठीक है, और अगर ऑडियो विजुअल की बात करें तो फिल्म्स हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, ये सब जो है प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, मैगजीन आ जाता है। बाकी फिल्म्स, रेडियो, टीवी, ये सब जो है ऑडियो विजुअल का है, जो कि आपको ये पता है ऑलरेडी, आई नो दिस, ये आपको पता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बट क्योंकि ये एक अच्छा एक्सप्लेन चार्ट है तो हमें इसे समझना चाहिए। क्वार्टरनरी की बात करें तो क्वार्टरनरी में इंफॉर्मेशन बेस्ड और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बात की जाती है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे जब ये चैप्टर आएगा। क्विनरी की बात करें तो स्पेशलिस्ट, डिसीजन मेकर्स, कंसल्टेंट्स और पॉलिसी फॉर्मुलेशंस जो है वो इसमें आते हैं,
ठीक है, वो भी जब भी चैप्टर आएगा तभी हम पढ़ेंगे। अब चलते हैं आगे, टर्शरी एक्टिविटी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसमें तो वही लिखा हुआ है जो ऊपर हम पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे थे, कौन कौन सी सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है वो सारी टर्शरी सेक्टर का पार्ट होती है। नेक्स्ट फर्स्ट पे आते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो हमने 4 पढ़े थे इसमें टर्शरी एक्टिविटी में, कौन कौन से, ट्रेड हो गया, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और सर्विसेज हो गए। तो इनके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है कि भाई परचेज कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। All the services in retail and wholesale trading or commerce are specifically intended for profit. तो जितनी भी सर्विसेज जो है वो रिटेल या होलसेल ट्रेडिंग से रिलेटेड होती है बच्चे, वो सारी जो है प्रॉफिट से रिलेटेड होती है। मतलब देखिए, आपको मैं सीधी बात बताती हूँ, कोई भी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एंड प्रोवाइडिंग सर्विस नीड्स अ वेरी टीडियस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, ऐसा लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी से ही, मतलब ये एक सोच हो सकती है, जो लोग काम करते हैं या जो लोग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से, वो समझ सकते हैं इस बात को कि जो आप सर्विस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। डेफिनेटली फिजिकल वर्क नहीं है, लेकिन आप देखिए, अगर कोई पर्सन मान लीजिए 12 आवर्स या छोड़ो 12 आवर्स, 8 आवर्स, ठीक है, जो एक नॉर्मल कंपनी की टाइमिंग होती है, 8 घंटे वो पर्सन जो है कंप्यूटर के आगे बैठा है। ठीक है, बैठा है, 1 घंटा लंच ब्रेक मान लो, चलो 7 घंटे मान लो। 7 आवर्स जो पर्सन कंप्यूटर के आगे बैठ के सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो पर्सन को खाली वो 7 घंटे बैठने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स है फिजिकली अगर आप देखें तो। वो लेबर कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, मैनुअल लेबर कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आप ये समझिए कि उसको कितना प्रॉब्लम है, उसको कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। उसको ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो 7 आवर्स बैठा ही है कंटिन्यूअसली। उसको कई सारी बीमारियां हो सकती है, फैटी लिवर हो सकता है, डायबिटीज़, ये वो फलाना ढिमकना, 75,000 बीमारियाँ। स्पाइनल का प्रॉब्लम हो जाता है ज़्यादा बैठ के, कंप्यूटर्स पे आज हम इतना काम करते हैं, हम मोबाइल चलाते हैं, हर वक्त हमारा जो सर है वो इसी पोजीशन में होता है। तो आप ये समझिए कि जो पर्सन बैठा है और लेबर नहीं भी कर रहा है मैन्युअली, वो पर्सन भी जो है वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है कि वो अपनी हेल्थ को स्टेक पे रखे हुए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक फी जो है, जो उससे आने वाला सैलरी है, जो उससे आने वाला वेज है, वही उसका आउटपुट है और उसी आउटपुट के लिए वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जब भी बात कोई भी पर्सन अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसका एक ही इंटेंशन होता है, टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि प्रॉफिट बनाने के लिए अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, बिकॉज सर्विस इज नॉट समथिंग कि जैसे आपने कोई सामान अगर परचेज कर लिया तो आप आ जाते हैं इसमें कि अब यार खरीद लिया, अब वो दुकान वाला बोलेगा कि भाई तुम तो लेके चले गए सामान, अब तुमने यूज़ कर लिया, अब जैसा भी है ये आप ही यूज़ करो, हम थोड़ी इसको रिटर्न करेंगे, बिक गया सामान। बट सर्विस के साथ ऐसा नहीं होता है। सर्विस के साथ क्या होता है कि अगर आप सर्विस ठीक से प्रोवाइड कर रहे हो तभी द अदर पार्टी विल बी इंटरेस्टेड इन योर सर्विस। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करने में किसी भी तरीके की आनाकानी कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आप सर्विस एफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो सामने वाला आपकी सर्विस नहीं लेगा, इट्स सिंपल। तो इस वजह से क्या होता है, सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व पर्सन के ऊपर भी हमेशा प्रेशर रहता है कि उसको एफिशिएंटली परफॉर्म करना है और वो मैनुअल लेबर नहीं कर रहा है बट फिर भी ही इज़ डूइंग हिज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क और मेंटल प्रेशर भी बहुत होता है। तो वहाँ पे इंटेंशन होता है टू मेक प्रॉफिट, ठीक है, विच इज़ फेयर इनफ। नेक्स्ट, द टाउन्स एंड सिटीज़ वेयर ऑल दीज वर्क्स टेक प्लेस आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर्स। और जहाँ पे ये काम होता है उन्हें क्या कहते हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स कहते हैं। द राइज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम बार्टर एट द लोकल लेवल टू मनी एक्सचेंज ऑफ इंटरनेशनल स्केल हैज़ प्रोड्यूस्ड many centers and institutions such as trading centers or collection and distribution points। देखिए, क्योंकि हम धीरे धीरे बार्टर से पैसे की तरफ बढ़े, मैंने आपको बताया बार्टर एक टाइप का ट्रेडिंग जो अभी टर्शरी सेक्टर में बात करें तो वैसा ही सिस्टम है। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ क्या है, वहाँ पे हमारे पास एक गुड्स के टर्म्स में बात हो रही थी, यहाँ पे सर्विस के टर्म्स में बात हो रही है, दैट्स इट। नेक्स्ट, ट्रेडिंग सेंटर्स में बी डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। तो ट्रेडिंग सेंटर्स ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रेडिंग तो रूरल एरिया में भी होता है, अर्बन एरिया में भी होता है, तो दोनों उसमें सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। अब अगर रूरल मार्केटिंग सेंटर्स की बात करें
रूरल मार्केटिंग सेंटर्स केटर टू नियर बाय सेटलमेंट्स। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स जो है वो क्या करते हैं, नियर बाय आसपास के एरिया में सेटल होते हैं। दीज क्वासी अर्बन सेंटर्स, ये पूरी तरीके से रूरल नहीं होता है, क्वासी होता है, क्वासी मतलब आधा, तो आधा अर्बन आधा रूरल होता है। ये ट्रेडिंग सेंटर्स की तरह काम करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द रूडिमेंट्री टाइप्स। हियर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड। यहाँ बहुत ज़्यादा पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विस वेल डेवलप्ड नहीं होती है। दीज फॉर्म लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर्स। ये लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर्स की तरह काम करता है कि मतलब सामान से यहाँ से वहाँ पहुँचाना और इस सब टाइप का सर्विस होता है। यहाँ पे शॉर्ट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज। मंडीज की यहाँ पे बहुत ये रहता है, मंडीज जो है वो बहुत अवेलेबल रहते हैं। एंड ऑल्सो रिटेलिंग एरियाज, दे आर नॉट अर्बन सेंटर्स पर से बट significant centers for making available goods and services which are most frequently demanded by rural folk। तो जिन लोगों को जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं वहां पे जो मार्केटिंग सेंटर्स है उनका टारगेट क्या होगा, इन रूरल एरियाज के लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना, क्योंकि मार्केट ही वहीं पे है। ठीक है, तो उनका बेसिक काम होता है जो उनकी डिमांड्स है उसको पूरा करना। तो क्योंकि वहां पे क्या है कि तो वहां पे क्या होता है कि सामान यहाँ से उठाया वहां ड्रॉप किया, वहां से उठाया यहाँ ड्रॉप किया, बिकॉज छोटा एरिया होता है। तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सर्विस, ये भी एक तरीके की सर्विस है। यहाँ से सामान वहाँ पहुँचाना, वहाँ से सामान यहाँ, डिलीवरी जो बॉयज़ होते हैं जो कि इकोनॉमी में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सब लोग क्या करते हैं, यही डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन का काम होता है उनका। तो ये चीज़ रूरल एरियाज में बहुत प्रोमिनेंट होती है। आगे पीरियोडिक मार्केट्स इन रूरल एरियाज। अब पीरियोडिक मार्केट्स भी लगते हैं रूरल एरियाज में। पीरियोडिक मार्केट जैसे सैटरडे मार्केट, संडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट काइंड ऑफ, तो वो सब आर फाउंड वेयर देयर आर नो रेगुलर मार्केट्स एंड लोकल पीरियोडिक मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट टेम्पोरल इंटरवल्स। तो गांव वगैरह के एरिया में क्या होता है कि बहुत रेगुलर मार्केट्स नहीं लगते हैं, बट एक फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम पीरियड में या इतने टाइम पीरियड में एक मार्केट ज़रूर लगता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि हर पूर्णिमा के दिन जो है वो, यानी कि जो आपका पूर्णिमा समझते हैं ना, हर 15 दिन पे आता है पूर्णिमा अमावस्या, तो वो तो फुल मून के दिन आपका ये डिसाइडेड है कि मार्केट लगेगा। तो हर फुल मून के दिन मार्केट लगेगा, लेकिन क्या होता है ये बहुत शॉर्ट इंटरवल पे नहीं होता है। जैसे सैटरडे मार्केट हर सैटरडे लगता है, ट्यूसडे मार्केट हर ट्यूसडे लगता है, वैसा इनका नहीं होता है। ये थोड़ा सा लंबे टाइम पीरियड में रखते हैं, बिकॉज कि छोटा एरिया है, इतना ये प्रॉफिट बनाते नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, इनका जो टाइम पीरियड होता है ना ये थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, वीकली मार्केट्स भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ज़्यादातर जिसमें थोड़ा 15, 20, 25 दिन का गैप हो, इस टाइप की मार्केट इनके लिए ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये वीकली मार्केट भी हो सकते हैं, बाई वीकली मार्केट भी हो सकते हैं, जहाँ पे लोग जो है वो सराउंडिंग एरियाज़ के मिलते हैं, उनके डिमांड्स वगैरह को ध्यान में रख के सामान बेचा जाता है। दीज मार्केट्स आर हेल्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट्स, एक प्रॉपर डेट्स पे रखे जाते हैं एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इन शॉप्स को मूव करना बहुत आसान होता है। जैसे आप देखिए जो सैटरडे मार्केट या ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट लगता है उसमें आप जाएंगे, या संडे मार्केट लगता है तो उसमें आप जाएंगे, आप देखेंगे कोई भी पर्सन जो आपको इस बार दिख गया ना, शायद वो अगली बार ना भी दिखे। ठीक है, क्योंकि सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना इज वेरी इजी फॉर देम। उनका वो टेम्परेरी तरीका होता है दुकान, और अगले दिन सब क्लीन, सब साफ। तो वो चीज़ क्या होती है कि ईजिली ये लोग अपनी दुकान मूव कर सकते हैं, मूवेबल दुकानें होती हैं इनकी। द शॉपकीपर्स दस रिमेन बिजी ऑल डे, और इसीलिए शॉपकीपर पूरे दिन बिजी रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसको दुकान लगानी है, सामान बेचना है, सामान सारा बांधना है और दुकान बंद भी करनी है, तो ही इज बिजी ऑल डे। अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स जो होते हैं वो मोर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज मैनी ऑफ द स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय पीपल। तो लोगों की जो डिमांड है ना वहाँ पे, उसको फुलफिल किया जाता है अर्बन एरियाज के हिसाब से। जैसे अर्बन एरियाज में ये देखा गया कि मान लीजिए जैसे स्कूल्स है, तो स्कूल्स में जितने भी पढ़ाई हो रही है, जैसे स्कूल्स में एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ इसका। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 40-50 बच्चे हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द फैकल्टी और द टीचर टू गो टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट और उसका प्रॉब्लम समझे, कोई भी टॉपिक समझा के, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है सिलेबस कंप्लीट करने का,
टाइमली यूटीज होते हैं तो उसका सिलेबस निपटाने का, तो अगर वो एक एक बच्चे के पास जाएगी तो मे बी शी वोंट बी एबल टू कोप अप विद दी सिलेबस। तो इस वजह से क्या होता है कि वो हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते। इस चीज़ को रियलाइज़ किया गया, ठीक है, और यहाँ से खुले ट्यूशन सेंटर्स, ठीक है। अब ट्यूशन सेंटर्स जब ओपन हुए तो ये क्या प्रॉब्लम को डील करने के लिए ओपन हुए कि बच्चा स्कूल में नहीं समझ रहा है या उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं टीचर्स, तो उस चीज़ को, वो एक सर्विस है विच मे बी रिक्वायर्ड बाय दी स्टूडेंट्स, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सर्विस प्रोवाइड की जाने लगी। तो इस तरीके से क्या होता है, रियलाइज़ किया जाता है कि यहाँ के लोगों की क्या प्रॉब्लम है, फिर उस हिसाब से वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अर्बन सेंटर्स देयरफॉर ऑफर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एज वेल एज मेनी स्पेशलाइज्ड मार्केट्स डेवलप। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जैसे डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, यहाँ से वहाँ सामान पहुँचाते हैं, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सामान भी पहुँचाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल मार्केट्स फॉर लेबर, हाउसिंग, सेमी और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल सच एज टीचर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स वगैरह, जो भी डॉक्टर्स, ये सब जो है सर्विस सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं रिटेल ट्रेडिंग पे। रिटेल ट्रेडिंग, हाँ, रिटेल ट्रेडिंग क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया पर्सनल यूज के लिए, तो इसको समझिए। दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल्स ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर से डील कर रहे हैं, मतलब जो शॉप्स होती हैं वो डायरेक्टली जो कंज्यूमर से डील कर रही है, तो वहां पे रिटेल ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट्स और स्टोर्स सोलली डिवोटेड टू सेलिंग। तो क्या होता है, जो आपके सोली सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं कि सामान बेचना है उनको अपना, तो वहां पे रिटेल, और ये फिक्स शॉप्स होती हैं जनरली, ठीक है। स्ट्रीट पेडलिंग, हैंड कार्ट्स, ट्रक्स, डोर टू डोर, मेल ऑर्डर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन एंड इंटरनेट, ये सब जो है नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग का एग्जाम्पल है। जैसे आपका अमेजॉन, वो नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग है, बिकॉज अमेजॉन की कोई दुकान नहीं है, आप कहीं जाके अमेजॉन का शॉप पे नहीं बोल सकते दिस इज द शॉप ऑफ अमेजॉन, ठीक है। तो कोई शॉप नहीं है एज सच। फ्लिपकार्ट की कोई दुकान नहीं है, फ्लिपकार्ट करके बोर्ड लगाया आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो सब क्या है, नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग हो रही है। काम तो वो भी कर रहे हैं, सर्विस वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दे आर नॉट लाइक फिक्स्ड लोकेशंस, उसका नहीं है कोई भी, ठीक है। अब यहाँ कुछ चीज़ें और भी दे रखी है, तो उसको आप देख लीजिए। सबसे पहले दे रखा है कंज्यूमर कॉपरेटिव्स। कंज्यूमर कॉपरेटिव्स क्या है, वर द फर्स्ट ऑफ लार्ज स्केल इनोवेशंस इन रिटेलिंग। तो रिटेलिंग में जो सबसे पहला स्टेप था वो कंज्यूमर कॉपरेटिव्स जो है वो आया था। डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं, दीज डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू डिपार्टमेंटल हेड्स फॉर परचेजिंग ऑफ कमोडिटीज एंड फॉर ओवरसीइंग द सेल इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ दी स्टोर्स। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं, जहाँ पे अलग अलग सेक्टर बना रहता है, ठीक है, और अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट से मेरा मतलब है जैसे कि घर का सामान है जो घर में डेली यूज़ में आता है, DIY सामान जो होता है, तो वो तरीके का सामान हो गया, डिब्बे हो गए, चावल रखने का डिब्बा हो गया, मसाले रखने के डिब्बे हो गए, और क्या क्या होता है, जो भी किचन का सामान, जो भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट होता है, वाइपर हो गया, झाड़ू पोछा, ये सब हो गया। तो जो ये वाला सामान है ये एक डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। फिर अगला डिपार्टमेंट मान लीजिए बेड शीट्स हो गए, बेड कवर्स हो गए, कंफर्टर्स हो गया, पिलो हो गया, पिलो कवर्स हो गया, ये वाला सेक्टर जो एक सेक्टर आ गया। उसके बाद मान लीजिए दूसरा सेक्टर आप ले लीजिए कपड़ों का, ठीक है, क्लोथिंग। जैसे आप मॉल्स में जाते तो अलग अलग सेक्टर होते ना, यहाँ पे आप कपड़े ले लीजिए, फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको DIY सामान मिल जाएगा, फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, और फिर क्या होता है ना, इस डिपार्टमेंट के हर किसी का बंदा होता है, और फिर वो हर डिपार्टमेंट के बंदे काम क्या करते हैं, वो ये चीज़ को देखते हैं, एनालाइज किया जाता है, पूरी रिपोर्ट बनती है कि किस डिपार्टमेंट का कितना सामान बेचा गया, और फिर उसके बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि क्या मतलब लोग सबसे ज़्यादा क्या परचेज कर रहे हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मान लीजिए एक हो गया DIY हो गया, एक हो गया कॉस्मेटिक्स हो गया, और एक मान लीजिए बुक्स बेच रहे हैं, ठीक है, स्टेशनरी प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा क्या बिकेगा, सबसे ज़्यादा या तो DIY बिकेगा। क्यों? क्योंकि वो डेली यूज़ का सामान है, और जो मॉल्स में आने वाले जो भी लोग हैं वो घर का सामान लेने के लिए आ रहे, तो अगर घर का सामान लेने आ रहे तो DIY प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है इन कंपैरिजन टू स्टेशनरी प्रोडक्ट, बिकॉज स्टेशनरी प्रोडक्ट शॉप्स पे ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे मिलता है। तो ये सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। तो जब आप जाएंगे दुकान तो आप देखेंगे DIY का बड़ा सा सेक्शन होगा,
क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारा सामान रखा जाएगा, बिकॉज पीपल परचेज दैट मोर ऑफर। लेकिन स्टेशनरी का एक छोटा सा सेक्शन होगा, क्यों? बिकॉज वो बहुत कम बिकता है। तो ये तरीके का जो होता है जगह होती है, इसको कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स आर एबल टू परचेज मर्केंटाइज most economically, often going so far as to direct the goods to be manufactured to their specification। तो वो अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सामान बेचते हैं। They employ highly skilled specialists in many executive tasks। They have the ability to experiment in one store and apply the results to many। तो वो चेन स्टोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सामान बेचते हैं, बट ये लोग बहुत ही हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट्स में डील करते हैं। हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए उस टास्क का बंदा बैठा होता है जिसके पास प्रॉपर नॉलेज, स्किल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। और ये लोग जो हैं बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स करके उससे जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया है उसको ये मल्टीपल स्टोर्स में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इस तरीके की ट्रेडिंग को हम रिटेल ट्रेडिंग क्या कहते हैं, चेन स्टोर्स कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग जो है वो क्या होती है, इसमें बल्क में बिजनेस किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, इसके अंदर क्या है, थ्रू ये जो है बेसिकली एक बड़ी सी शॉप हो, समझ लीजिए बहुत बड़ी सी शॉप है, और उस बड़ी सी शॉप से बहुत छोटी छोटी शॉप वाले जो है खरीद रहे हैं सामान। तो ये तरीके की ट्रेडिंग जो है वो होलसेल ट्रेडिंग है। ये बल्क में डील करता है, क्योंकि दुकानदार जो है 1-2 किलो से काम नहीं चलेगा, उसको 10 किलो तो चाहिए, ठीक है, ज्यादा हो सकता है। तो ये लोग जो है डील करते हैं विद न्यूमरस इंटरमीडियरी मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेस, not through retail stores। Some large stores including chain stores are able to buy directly from manufacturers। तो ये मैन्युफैक्चरर्स से चेन स्टोर्स डायरेक्टली खरीदते हैं, फिर आगे ये रिटेल शॉप्स पे बेचते हैं, ऐसा भी होता है। However, most retail stores procure supplies from an intermediary source। तो जो दुकान वाले होते हैं, देखिए कई बार आप देखेंगे दुकान पे एक भैया आते हैं, बहुत सारा सामान लेके आते हैं, वो सामान देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो रिटेल शॉप्स वाले होते हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डील नहीं करते, वो इंटरमीडियरी से डील करते हैं। इंटरमीडियरी उनको होलसेल से सामान ला के देता है, तो वो भी एक तरीका है, ठीक है। होलसेलर्स ऑफन एक्सटेंड क्रेडिट टू रिटेल स्टोर्स। कई बार रिटेल स्टोर्स को ये क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हैं, टू सच एन एक्सटेंट दैट द रिटेलर ऑपरेट्स वेरी लार्जली ऑन होलसेलर्स कैपिटल ओनली। तो क्या होता है कि होलसेलर कई बार लोन भी प्रोवाइड करता है और रिटेलर उसी से खरीदता है सामान लोन पे, और फिर उसको लोन पेमेंट कर देता है। तो ये सब तो चलता रहता है, बिजनेस है। बट द थिंग इज दैट होलसेल ट्रेडिंग डील्स विद द बल्क अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, and the retail trading it deals with less amount of product because more like consumer based होता है, personal use के लिए होता है, तो इसीलिए कम सामान जो है कम अमाउंट में बिकता है, बट नंबर ज़्यादा होता है इसका, ठीक है, नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आ जाता है आपका होलसेल ट्रेडिंग। तो आज की क्लास को हम ट्रेडिंग पे ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट शुरू करेंगे, जो कि टर्शरी सेक्टर का अगला पार्ट है, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस टॉपिक एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कुछ भी और रिक्वायरमेंट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली लुक ऑन टू इट। एंड या लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।